हेलो नमस्कार साथियों, साइंस करियर लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि सबसे पहले तो हमने बेसिक जो सामान्य शब्दावलियाँ थी उनके बारे में, और जो कुछ बेसिक एरिया वाइज पशुओं के लिए कितना एरिया चाहिए बैठने के लिए, ठीक है, बंधे पशुओं के लिए, खुले पशुओं के लिए, वो चीज़ें डिस्कस की थी। लेकिन आज हमारा थोड़ा हटकर टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पशुओं का जो पेट होता है उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से भाग होते हैं, और उनके बाद में पशुओं की उम्र कैसे ज्ञात करते हैं उनके बारे में। यानी कि मोस्टली हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो है एनिमल क्लासिफिकेशंस के बारे में, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा लेक्चर है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके दोस्त हैं जो ICAR 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन सभी तक वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि इनसे हमें पता चले कि आपको किस प्रकार मतलब और चीज़ों में हमें क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है, और आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में करें। और आपके कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हमें भी पता चले कितने स्टूडेंट एक्टिव हैं, कितने पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में, ठीक है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हमारा जो पशुओं का वर्गीकरण है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि पशुओं को, एक सेकंड, मतलब एक तो होते हैं जुगाली करने वाले पशु और एक होते हैं बिना जुगाली करने वाले, यानी कि रोमंती और अरोमंती पशु, उनके बारे में, ठीक है, उनके बारे में मोस्टली चर्चा करेंगे कि जुगाली, जितने भी पशु जो जुगाली करते हैं, यानी कि जुगाली करके पेट में करते हैं ना, उनके पशुओं का पेट होता है वो 4 भागों में बांटा गया है। जुगाली करने वाले पशुओं का पेट 4 भागों में बांटा गया है। वो सबसे पहले आता है रूमेन, उसके बाद में रेटिकुलम, उसके बाद में ओमेजम, उसके बाद में एपोमेजम, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि ICAR का थोड़ा पैटर्न अलग रहता है, तो इस पर हम 100% नहीं कह सकते कि ICAR ऐसा ही ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कभी कभार किस्मत खराब आते हैं ना, कहते हैं ना कि कभी किस्मत खराब आते हैं तो ऊँट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। उसी प्रकार हमारे कर्म कभी खराब हो जाए तो ऐसा भी ध्यान रखना कि पूछ सकता है कि ICAR मतलब जो पेट होता है उनके आकार का क्रम क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो भाग होता है वो रूमेन का होता है, ठीक है, उसके बाद में एबोमेजम होता है, उसके बाद में ओमेजम होता है, उसके बाद में रेटिकुलम होता है। अभी मैं आपको थोड़ी टाइम में बता दूंगा कि ये कहाँ होते हैं, रूमेन कहाँ होता है, एबोमेजम कहाँ होता है, ओमेजम कहाँ होता है, रेटिकुलम कहाँ होता है, लेकिन उनके पहले मैं थोड़ी चीज़ें डिस्कस कर लूँगा इनके बारे में। हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछते, लेकिन थोड़ा जो चीज़ें हैं वो आपके लिए अच्छी रहेगी ना, इसलिए आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रूमेन के बारे में। तो रूमेन, जिसे प्रथम आमाशय भी कहते हैं, आमाशय का सबसे बड़ा भाग है, क्योंकि 80% जो पेट होता है वो रूमेन में, मतलब रूमेन का ही होता है। रूमेन का कार्य क्या होता है? भंडारण करना। जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको भंडार, मतलब आप अनाज होता है तो उनको कैसे भंडारित करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार हम जो जितने भी पशु पानी पीता, खाना खाता है, तो उसका भंडारण करने का जो कार्य होता है वो किस में होता है? रूमेन में होता है। ध्यान रखने की चीज़ है कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पशुओं का पेट के किस भाग में भंडारण होता है, तो आपको ध्यान रखना है रूमेन में होता है। रूमेन का पीएच मोस्टली 5.8 से 6.8 तक होता है, यानी कि अम्लीय प्रकृति का रूमेन में अम्लीय प्रकृति पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं मैं रेटिकुलम के बारे में। तो रेटिकुलम सबसे छोटा आमाशय होता है, 5% भाग होता है। अतिरिक्त जितना भी पानी होता है या अवशोषण करने का अतिरिक्त काम होता है, ठीक है, अतिरिक्त भंडारण, जो चीज़ें मतलब अपने हिसाब से अपने लेवल से ज़्यादा चीज़ें खा लेती हैं, तो उनका जो भंडारण करने का कार्य होता है वो रेटिकुलम में होता है। ओके डन। अब देखो, अगली हम बात करेंगे कि मुख्य रूप से नुकीली वस्तुएं भंडारित की जाती है। जितनी भी जो मतलब नुकीली मतलब तीखी वस्तुएं जितनी भी होती है ना, वो भंडारित करने का कार्य किस में होता है? रेटिकुलम में होता है। आप मान लो कि कोई आप ऐसी चीजें पशुओं को खिलाते हो, ठीक है, जो नुकीली प्रकृति की होती है, आप कुछ भी देख सकते हैं ऐसी नुकीली चीजें जो पशु खाते हैं, ठीक है, तो उनका भंडारण जो होता है वो कहाँ होता है? रेटिकुलम में होता है। रेटिकुलम सबसे छोटा आमाशय माना जाता है। देख लो, ये क्रम में आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा रूमेन है, उसके बाद में एमोमेजम है, उसके बाद में ओमेजम है, उसके बाद में रेटिकुलम है। रेटिकुलम सबसे छोटा आमाशय है। कार्य होता है अतिरिक्त पानी का अवशोषण करना, वे भंडारण भी कर सकते हैं। किसका भंडारण कर सकते हैं? मुख्य रूप से नुकीली वस्तुओं का भंडारण किया जाता है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं ओमेजम के बारे में। तो ओमेजम कुल आमाशय का 7 से 8% भाग होता है, और एक्स्ट्रा जितना भी पानी होता है उनको अवशोषण करने का कार्य होता है वो ओमेजम में किया जाता है, ठीक है। ये चीज में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि
मतलब पशु अपना पानी एक्स्ट्रा पानी होता है उनका अवशोषण करने का कार्य ओमेजम में किया जाता है। 7 से 8% ओमेजम का भाग होता है। उसके बाद में बात करूं मैं एबोमेजम, तो चतुर्थ आमाशय, अंतिम या असली आमाशय कहते हैं मोस्टली, मतलब पीछे का जो भी काम होता है टोटल लास्ट तक भाई जो अंतिम तक खड़ा रहेगा, ठीक है ना, तो वही मोस्टली जीत पाएगा। तो उसी प्रकार आमाशय के बारे में बताऊं तो ओबेमेजम होता है, एबोमेजम होता है, वो चतुर्थ आमाशय कहते हैं, सबसे अंत में आता है, ठीक है। अंतिम आमाशय भी कहते हैं, असली आमाशय भी कहते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो निचोड़ होता है वो कहाँ तक जाता है, एबोमेजम तक जाता है। एबोमेजम का जो भाग होता है वो 7 से 8% भाग होता है, ठीक है। आकार में थोड़ा रेटिकुलम से बड़ा है, क्लियर बात है। उसके बाद में बात करूं कार्य होता है इनका पाचन, पाचक रस, एंजाइम, जितने भी एंजाइम वगैरह होते हैं ना पाचन करने का, पाचन शक्ति को पचाने एंजाइम, जितने भी पशुओं के शरीर में, आपको पता है कि एनिमल्स में आप एंजाइम पढ़ोगे बायो में, एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, तो उनका कार्य है पाचन करना, पचाना, जितने भी एंजाइमों का, वो एपोमेजम में होता है, ठीक है। इसे सत्य वास्तविक आमाशय भी कहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि असली होता है, ठीक है, ट्रू, ठीक है। तो अब देखो, हमने सबसे पहले चर्चा की थी रोमंती पशुओं के, मतलब जुगाली करने वाले पशुओं के बारे में, ओके। अब हम बात करेंगे मोस्टली अरोमंती, यानी कि बिना जुगाली करने वाले। जैसे भाई जुगाली करने वाले के एग्जाम्पल में मैं बात करूं तो गाय हो गई, भैंस हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, ये क्या होते हैं, जुगाली करने वाले पशु, यानी कि रोमिनेंट, ठीक है, रोमिनेंट एनिमल्स होते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे कि अरोमंती पशु, जो मतलब बिना जुगाली करने वाले होते हैं। घोड़ा है, गधा है, हाथी है, सुअर है, खरगोश है, इन सभी में क्या होती है, जुगाली नहीं करते हैं सीधे। अभी मैं इनको भी बता दूंगा कि इसमें क्या होता है, सब मैं अलग अलग डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। डोंट वरी, आप बस अपनी क्लासों को रेगुलर करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए, बाकी साइंस करियर लाइन हमेशा आपके साथ है, ठीक है। एबोमेजम आमाशय यानी पेट एक भाग में ही विभक्त होता है, मतलब पूरा का पूरा पेट होता है ना, वो एक ही भाग में होता है, इनके अलग अलग भाग नहीं होते। अभी मैं डायग्राम अगर शायद मेरे पास में पिक होगी आगे पीडीएफ में सेंड, मतलब बनाई हुई, तो मैं बना दूंगा, शायद हो सकती है। उसके बाद में मतलब इतना ध्यान रखना है कि घोड़ा गधेड़ा होता है ना, तो ये इनके अलग अलग भाग नहीं होते, एबोमेजम होता है। एबोमेजम मैंने आपको बताया सबसे अंतिम आमाशय होता है, जिनमें एंजाइम वगैरह इनके पाचन होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें होती है, वो एक ही पेट होता है पूरा का पूरा, इनमें अलग नहीं होता है कि रोमिनेंट, मतलब सबसे पहले एबोमेजम अलग आ गया, ठीक है, रूमेन अलग आ गया, रेटिकुलम अलग, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। इसमें एबोमेजम में आएगा, ठीक है, ओमेजम, सॉरी, एबोमेजम तो इनका होता ही है। तो ये चीज ध्यान रखनी कि एबोमेजम आमाशय होता है, वो अरमंती पशुओं में पाया जाता है, ओनली एक ही आमाशय का पार्ट होता है, क्लियर बात है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ आभासी रोमंती या शूडो रिमिनेंट भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले रोमिनेंट हो गए, उसके बाद में नॉन रेमिनेंट हो गए। अब बात करता हूँ सूडो रोमिनेंट के बारे में। सूडो रोमिनेंट का मतलब जो भाई ऊंट वगैरह होते हैं ना, ऊंट लामा, अभी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा कि ओमेजम भाग इनका एब्सेंट होता है, ठीक है। देखो ऊंट और लामा में होता है, इसका ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसमें भी, इसमें भी रूमेन आएगा, रूमेन के बाद में रेटिकुलम आएगा, रेटिकुलम के बाद में ओमेजम इसमें नहीं होता है, इसमें सीधा ही एबोमेजम आता है। ओमेजम इसका एब्सेंट भाग होता है, ठीक है। देख लो, ओमेजम इसका था 7 से 8%, जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह होता था उनका भंडारण करने का कार्य करता था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको पूछ सकता है कि ऊंट के आमाशय या ऊंट के पेट को कितने भागों में विभक्त किया गया। ऊंट के आमाशय को 3 भागों में विभक्त किया गया है, क्योंकि ऊंट है वो आभासी रोमिनेंट, इन पशुओं में ओमेजम एब्सेंट होता है, ठीक है, ठीक है ना, स्यूडो रोमिनेंट। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये छोटा सा बेसिक सा मतलब आमाशय का क्लासिफिकेशन था, उनके बारे में चर्चा की है। हालांकि इतना हमारे डिटेल में नहीं पूछता है, क्योंकि बेसिकली चीजें मैंने जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में चैप्टर इसलिए लिया है क्योंकि एक आध दो का आध क्वेश्चन होते हैं वो ऊपर की लाइनों से पूछे जाते हैं। तो पहले आप बेसिकली चीज़ें क्लियर कवर अप में लेके आ जाओगे ना, उसके बाद में हम नस्लों वगैरह में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत टाइम लगाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि कल हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है क्लियर हो जाएगा, और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु होंगे ना, जो मैं लास्ट में आपको अच्छे से प्रिपेयर करके अलग से क्लास में, एक क्लास में पूरे के पूरे एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट होंगे, उनकी क्लास लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, थोड़ा इनके बारे में डायग्राम वगैरह देख लेते हैं। एक सेकंड, इनको मैं छोटा कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा, ओके। देखो भाई, एक्चुअली में
आप देख सकते हो कि ये सारा का सारा पेट है वो एक में ही पूरा का पूरा विभक्त है, ठीक है। वो किस में, मतलब एबोमेजम में मैंने आपको बताया था, गधा है, सुअर है, ये जितने भी होते हैं ना उनका शरीर होता है वो एक ही स्टमक के अंदर पूरा का पूरा विभक्त होता है। तो इसी में इसी प्रकार आप इसमें देख सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ क्लासिफिकेशन के बारे में। अब देखो, हमने मोस्टली जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय को 4 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे पहले आया था रूमेन, रूमेन ये देखो ये आ गया रूमेन। उसके बाद में हमारे पास में आया था रेटिकुलम, ये आप रेटिकुलम नंबर 2 पे देख सकते हो, नंबर 3 पे ओमेजम, नंबर 4 पे आप एबोमेजम देख सकते हैं। ये चीज़ें आप देख सकते हैं इनमें कैसी होती है, ठीक है। इनमें भी अलग अलग चीज़ें, ठीक है। इसोपेगस ये हो गया, ठीक है। इंटाइन यानी कि गुद्दा द्वार, ये बाहर निकालने वाला भाग ये हो गया। लेकिन इनकी भी अलग अलग होती है। ऐसे नहीं आप सोच लोगे कि रूमेन से तो इंटेस्टिन बाहर जल्दी जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भी अलग लाइन से चलता है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई ना। आप इसमें देख सकते हैं कि हमने ये भाई जुगाली करने वाले पशु होते हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ये जितने भी प्राणी होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, ठीक है। एबोमेजम जैसे सुअर है, गधा है, ऊंट है, ठीक है। ये चीज़ें इनका क्या होता है, एबोमेजम एक ही भाग में पूरा का पूरा स्टमक विभक्त होता है, जो मैंने आपको इस डायग्राम के अंदर बताया। क्लियर बात है ना ये तो भाई। अब ये चीज़ें आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, आगे मैं थोड़ा अलग से बताऊंगा। लेकिन वो आप ध्यान रखना कि ऊंट होता है उसमें ओमेजम एब्सेंट होता है। ऊंट और लामा दो मतलब एक्सेप्शन है, या आप स्यूडो रूमिनेंट में भी मान सकते हैं, ठीक है। तो आगे करते हैं, एक सेकंड। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, ठीक है, थोड़ा कोई हेल्थ इश्यू के कारण। ओके, कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलरली आपके साथ में आपकी क्लासें हो। उसके बाद में टाइप ऑफ डाइजेशन के देख सकते हैं कि रूमिनेंट है, ठीक है ना। इनका हालांकि इतना कुछ है नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही बीच में आपको दे दिया, ठीक है। अब चीज़ें ये आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। जितना आप इम्पोर्टेंट समझो उतना समझ सकते हैं, ठीक है। अब इनमें ध्यान रखना है आपको कि पशु की जो आयु होती है उनको हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो देखो, आयु ज्ञात करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन हम इसमें मोस्टली सींगों द्वारा और दांतों द्वारा आयु ज्ञात करने की मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि हम सींगों द्वारा, हॉर्न द्वारा आयु ज्ञात करने का तरीका। मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको कि मैंने आपको बताया था कि सींग पशुओं के काटे जाते हैं, लेकिन सींग क्यों काटे जाते हैं, उनका रीज़न होता है क्योंकि सींग बड़े होते हैं ना, तो हॉर्न कैंसर होता है, एक डिजीज़ होती है, वो होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए पशुओं को डी हॉर्निंग की प्रक्रिया की जाती है, जिसके सींग मतलब गाड़ दिए जाते हैं। मैंने बताया था ना 10 से 15 दिन की उम्र होती है उस टाइम, या तो आप कोई रसायन यूज़ कर सकते हो, या फिर ये राड वगैरह जो होती है, रोड वगैरह, इनसे भी आप यूज़ करके इनके सींग को गाड़ सकते हो, सींगों को गाड़ सकते हो। लेकिन सब पशुओं में ऐसा नहीं करते हैं, तो उनमें सींगों द्वारा आयु ज्ञात कैसे करते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। गाय होती हैं, उनमें तो 2+ छल्लों की संख्या, मतलब प्रथम छल्ला बनेगा वो 3 वर्ष की उम्र में, और प्रत्येक वर्ष एक छल्ला बनेगा। देखो, एक आप यहाँ क्वेश्चन नोट करना, मैं भी आपके साथ साथ में सॉल्व आउट करूंगा। एक सेकंड, नोटबुक वगैरह आएगी, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि भाई मैंने आपको बताया कि गाय में मतलब छल्लों की संख्या 2+ छल्लों की संख्या होती है, लेकिन प्रथम छल्ला है वो 3 वर्ष की उम्र में बनता है। अब देखो, क्वेश्चन ये है कि कोई एक पशु है जिनके सींगों में 3 छल्ले हैं, 3 छल्ले हैं, तो उस पशु की उम्र क्या है, 2+ छल्लों की संख्या। अब देखो, 2+ छल्लों की संख्या, प्रथम छल्ला 3 वर्ष की उम्र में, फिर प्रत्येक वर्ष एक छल्ला बनेगा, तो छल्लों की संख्या कितनी है, 3, और उसके बाद में 2 ऐड कर लो तो उम्र हो गई 5 वर्ष, यानी कि
भाई प्रथम 3 वर्ष की उम्र में बनेगा तो 2+ इसको फाइंड कर लो ना, अलग से आराम से आ जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको पता है कि 2+ छल्लों की संख्या गाय की मतलब सींगों द्वारा आयु ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। 2+ छल्लों की संख्या मतलब भैंस और गाय में आपको ध्यान रखना है कि प्रथम छल्ला होता है वो 3 वर्ष में, 2 वर्ष तक कुछ नहीं बनता है, 3 वर्ष में पहला छल्ला बन गया, ठीक है, तो आप एक वो जोड़ सकते हैं ना, ठीक है, और 2 वर्ष आगे से गए उनको, उनके बारे में जोड़ सकते हैं, तो मतलब 2+ छल्लों की संख्या, ये चीज़ें इससे आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं भैंस में भी 2+ छल्लों की संख्या, ये फॉर्मूला याद रखना, बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं, बाकी हमें इतना पीएचडी तक जाना नहीं है, इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, हमें फॉर्मूला याद करके कैसे करके भी आईसीआर में कोई क्वेश्चन आए तो निकाल देना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि दांतों द्वारा। अब मोस्टली आपको याद रखना कि ICPMM ये फॉर्मूला है दंत सूत्र ज्ञात करने का, दांतों द्वारा फॉर्मूला, मतलब ये बायो में भी हम पढ़ेंगे क्योंकि एनिमल्स के दांत होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो माउथ वगैरह पढ़ेंगे ना, तो माउथ में क्या क्या जीभ होती है, दांत होते हैं, तो दांतों का फॉर्मूला क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ डिटेल में होंगी। लेकिन एनिमल्स की चीज़ें यहाँ आपको पता होनी चाहिए कि दंत सूत्र क्या है। आई का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, PM का मतलब क्या होता है, M का मतलब क्या होता है, वो मैं बता देता हूँ। आई का मतलब होता है इंटाइन, सी का मतलब होता है कैनाइन, PM का मतलब होता है प्रीमोलर, M का मतलब होता है मोलर, ठीक है। अब 0+0+3+0 मतलब 0/4, इनका मतलब है कि आप सोचोगे कि मैथ के हिसाब से यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना, आपको पहले सब काउंट करना ऊपर और नीचे का, यानी कि ऊपरी जबड़ा नीचे का जबड़ा, ये दोनों जबड़ों के हिसाब से दे रखा। आप मैथ के कैलकुलेशन में बैठ जाओगे, आंसर कुछ अलग चल के आ जाएगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो काउंट करो भाई, 0 4 4 3 7 7 3 10। अब 10 को यहाँ से ये ना, तो मैंने फॉर्मूले में लिखा नहीं, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, पूरे सूत्र लिख के मल्टीप्लाई 2 करो, आप मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 20 आ जाएगा, 10 × 2 = 20। ये चीजें हैं अस्थायी दांत। अस्थायी दांत का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब पशु जन्म लेता है, एक बार दांत गिरने के बाद में आते दांत वो तो होते हैं स्थायी, लेकिन जब गिरते नहीं उनसे पहले जो दांत रहते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम बाद में गिर जाते हैं और वापस दांत आने लग जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखो आप, 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 16 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, ठीक है। तो ये होंगे आपके परमानेंटली टीथ, ओके, यानी कि स्थायी दांत। मोलर व प्री मोलर को सम्मिलित रूप से कपोल दांत कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मोलर मतलब हम दाढ़ें कहते हैं ना, जिसको अकल दाढ़, ठीक है, ये दाढ़ें वगैरह होती है वो मोलर प्री मोलर होती है। और कैनाइन का मतलब होता है ये चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं ना, कैनाइन, जिसे रदनक कहते हैं, ठीक है, कर्तनक, रदनक, अग्रचौर्णक, चौर्णक, ठीक है, हिंदी में ये नाम, आप हिंदी में आपको भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में पशुओं की उम्र ज्ञात करने का सबसे सही तरीका दांतों द्वारा उम्र ज्ञात करना है, वैज्ञानिक विधि मानी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना कि पशुओं की उम्र ज्ञात करने का सबसे सही तरीका है वो दांतों द्वारा पशुओं की उम्र को अगर आप याद करते हैं तो सबसे सही तरीका माना जाता है, ओके। उसके बाद में स्थायी दांत निकलने का समय क्या, ये चीज थोड़ा याद रख लेना। कैनाइन मतलब इंसाइजर मतलब कृंतक दांत 2 से 2.5 वर्ष की उम्र में गाय और भैंसों में। अब देखना, एक बात मेरी बात सुन लेना, गाय और भैंसों में अलग अलग दांतों की संख्या होती है, ठीक है। आप समझ लोगे कि ये मैंने अलग से दांतों का अलग फॉर्मूला उनके बारे में बताया, ठीक है ना, लेकिन गाय जितने भी सबके अलग अलग दांत होते हैं, मांसाहारी पशु होते हैं तो उनमें क्या होते हैं, नुकीले दांत पाए जाते हैं, लेकिन गायों में नुकीले दांत नहीं पाए जाते, इनमें 7-8 दांत पाए जाते, 8 दांत ही पाए जाते हैं, ठीक है। ऊपर से मतलब गाय के ऊपर में दांत होते ही नहीं, उस हिसाब से कभी कभार ये एक मारवाड़ी में कहावत भी ऐसी कुछ करके है, ठीक है ना, कहता ना कि ये तो गाय के ऊपर के दांत है, मतलब कुछ है ही नहीं, बेचारा खाली रहता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ऐसा मोस्टली आपको इतना नहीं पूछेगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको दंत सूत्र ज्ञात करने का अलग फॉर्मूला आप मतलब दांतों की संख्या काउंट कर करके लगा सकते हैं वहाँ, ऐसे नहीं है कि पशुओं में इतने ही होते हैं, ये चीज़ें आप वहाँ काउंट करके लगा सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि आपने किसी पशु को पकड़ा, उसमें देख लिया कि आप उसके अंदर कैनाइन की संख्या इतनी है, ठीक है, उसके बाद में इंसाइजर की संख्या 0 है तो वहाँ 0 लिख लो, प्रीमोलर की संख्या उतनी है तो वो संख्या आप वहाँ पशु की जब एज ज्ञात करते हैं तो वहाँ देख कर पशुओं की उम्र ज्ञात की जाती। अगर भाई 2 से 2.5 वर्ष का पशु होगा तो उसमें कृंतक दांत आ जाएंगे, ठीक है, और 2 से 2.5 वर्ष की उम्र में अग्रदाढ़ यानी कि प्रीमोलर भी आने लग जाते हैं,
और 6 माह की उम्र में ही पश्चदार्थ 6 माह की उम्र में ही आने लग जाती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछी जाती है, वो है कि पशुओं में दांतों की संख्या, कौन से पशुओं में कितनी दांतों की संख्या होती है, ये यहाँ ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो, गाय भैंस भेड़ बकरी 30 से 32 होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, मैंने अभी 7-8 क्यों बताई, क्योंकि जब ये उनकी एज पर डिपेंड करता है, अलग अलग जैसे जैसे एज बीतती जाएगी ना उसके हिसाब से। लेकिन मोस्टली आप गाय भैंस भेड़ बकरी में 30 से 32 ऐसे वैज्ञानिक तरीकों से एज ज्ञात करने के बाद में माना है कि इनकी पशुओं में दांतों की संख्या होती है वो 30 से 32 मानी जाती है। लेकिन आप देखोगे तो आपको 7-8 वो नीचे वाले मिलेंगे, क्योंकि वो एज पर डिपेंड करेगा। आप छोटे पशुओं में देखोगे तो उनके दांतों की संख्या जो अभी आपने मतलब 2 से 2.5 वर्ष की उम्र में सब निकल जाते हैं ना, उस टाइम के पशु में देखना। आप 8-10 में देखोगे तो उनके ज़्यादातर सपाट हो जाता मामला, ठीक है ना। फिर अंगुली कुछ भी डाल दो अंदर, बेचारे चबा भी नहीं सकते, उनकी कंडीशंस हो जाती। लेकिन ये चीज़ें आपको जो मैं बता रहा हूँ ना नीचे, ये आपको मोस्टली ध्यान में रखनी है। ऊंट में दांतों की संख्या 34 होती। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो राजस्थान में एग्जाम होता है वहाँ पूछा गया था 2021 के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में ऊंट में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ऊंट में दांतों की संख्या 34 होती है। घोड़े में दांतों की संख्या 40 से 42 होती है। सूअर में दांतों की संख्या 44 होती है, ठीक है। आई मीन ऊंट या सूअर में से था, मेरे हिसाब से ऊंट था। उसके बाद में खरगोश में दांतों की संख्या 28 होती। गाय भैंस भेड़ बकरी जो पहले मैंने डिस्कस कर लिया 30 से 32 होते हैं, लेकिन वो एज पे अलग अलग सबके डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में बिल्ली के 30 होते हैं। उसके बाद में जो कुत्ता होता है उसमें दांतों की संख्या 42 होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर इतना ही था कि जितनी भी जो मतलब एनिमल्स की स्टमक है उनको 4 भागों में डिवाइड किया था, कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में। उसके बाद में पशुओं की एज होती है, उनको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, एज को कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे कि चारे का संरक्षण कैसे करता है, ये क्या होता है, साइलेज क्या होता है। तो वो है साइलेज, कल की थोड़ी क्लास हो सकती है 40-45 मिनट तक भी जा सकती है, आई मीन। लेकिन कल मैं ये बेसिकली चीज़ें जो आपकी क्लियर करूँगा, उसके बाद में नस्लें शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। आप काम क्या करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर किया करो, ठीक है ना। अगर इतने लोग देखते हैं तो फिर पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, कुछ देखा करो। अगर आप देखते हो तो हमें भी कुछ मतलब मोटिवेट मिले कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, और उनके हिसाब से अगर आप ICAR 2023 को फाइट करना चाहते हैं तो उनके हिसाब से, ठीक है। बाकी हमें तो पढ़ाना ही है, चाहे 5 पढ़े 10 बच्चे पढ़े, ठीक है, जो जितने भी हैं। हालांकि मेरे पास ग्रुप है जिसमें 15-20 बच्चे हैं, वो तो रेगुलरली पढ़ते ही हैं, उनके लिए हमने मोस्टली क्लासें स्टार्ट की है। लेकिन आपके जितने दोस्त हैं प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए मतलब सभी स्टूडेंट हैं उनको आप ज़रूर वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। और भी आपके कोई डाउट हो तो वो बता दिया करो, ठीक है। और मतलब अच्छे से पढ़ाई किया करो। किसी नोट्स वगैरह कोई भी ज़रूरत हो तो हमें बोल सकते हैं। हालांकि एनिमल हस्बेंड्री के नोट्स जैसे जैसे क्लास होती है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देता हूं। आप टेलीग्राम ग्रुप साइंस करियर लाइन के नाम से है तो ज्वाइन हो जाना वहाँ में, और लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और आपके कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं ज़रूर। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई डाउट हो तो, कोई प्रकार की दिक्कत हो तो भी बता सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।